सो हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11 पार्ट 3 के तरफ। और अगर आप देखेंगे अभी तक के जो कंसेप्ट है वो काफ़ी क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत एक एक्सपांड हो गया है, थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती हैं, बट ट्रस्ट मी, जिस तरीके से मैंने समझाया है उसके बाद में आपको एग्जाम में इशू नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कुछ तो अच्छा सा यार, मोटिवेट करने के लिए मुझे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कहाँ पूछ सकते हैं आपको पता है, मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे परफॉर्मेंस देखने के लिए, मेरी रिसर्च कैसी है मार्केट के लिए। तो वहाँ से आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो कहीं ना कहीं पे मुझे राइट्स है, मैं आपको ट्रेड्स दे सकता हूँ बाय सेल के। आप देख सकते हो वहाँ पे मेरे ट्रेड्स, और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखेगा वहाँ पे, आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो टेलीग्राम उसके लिए ज्वाइन करिए, telegram.me/nifty, ये हमारा लिंक है, ऊपर दे रखा है वहाँ पे। और उसके अलावा जो या फिर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अगर ऊपर नहीं दिया होगा तो। और उसके अलावा अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा ट्विटर हैंडल, तो वहाँ पे भी आपको रिसर्च वगैरह दिखेगा, और आपके जो डाउट्स है वहाँ पे आप डाल सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके पहले एक और चीज़ के क्वेश्चन पेपर्स जो है एमसीक्यूज आप सॉल्व करो याद से। जो दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में यूदेमी का लिंक है, वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब करो। और क्वेश्चन पेपर अगर आपके अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपका एक अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, ये पक्का है। सेशन को, ये जो वीडियो इसको 2 बार देखना है, और 2 बार इसको आपको नोट्स को पढ़ना है मेरे वाले, और या फिर आप वर्कबुक पढ़ सकते हैं जैसे आपको सही लगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट है अभी पार्ट 3 का, मेजरिंग रिस्क। रिस्क क्या है, रिस्क को कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग देखेंगे। सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसका अभी क्या है, ये जो चैट जीपीटी से आ गया है, सॉरी भूल से। एक्चुअली मेजरिंग रिस्क, रिस्क कैसे मेजर करते हैं ये पॉइंट का नाम है। ठीक है, रिस्क एज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। जब कुछ अगर अनसर्टेनली कुछ हो जाता है तो वो चीज़ का मेजर है, ये डेफिनेशन है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, ये मैंने खुद से डाला हुआ है, इसके लिए यहाँ पे एक लाइन में डालता हूँ ताकि आपको समझ आए कि वर्कबुक में अलग है, मेरे पास में अलग है। When we talk about managing risk, we mean finding ways to understand the control and control the chances something going wrong. कुछ गलत जाने वाला है, इसको हम लोग समझ जाएं, और वो गलत जाने से पहले हम लोग एक्शंस ले लें। ये हम लोग रिस्क को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मेजरिंग रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजिंग इट। ओके, जैसे मुझे लगता है गवर्नमेंट चेंज होगी तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर जो है कहीं ना कहीं पे टैक्स के स्लैब्स बढ़ जाएंगे, टैक्स बढ़ जाएगा। तो उस केस में कहीं ना कहीं पे उन पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर एक रिस्क है, तो ये मैं अगर मतलब पता कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं पे उस सेक्टर से पैसा निकाल के किसी और सेक्टर में डाल सकता हूँ, ये चीज़ है। तो बट बिफोर वी कैन मेजर द रिस्क वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिस्क। तो रिस्क को मेजर करने से पहले रिस्क क्या है वो हमने देखना है। Risk as a measure of uncertainty. One common way to look risk is uncertainty, or known exactly, not knowing what exactly will happen. तो कुछ ऐसा होगा जो हमें पता नहीं है, uncertainly वो आ जाएगा। So how it is calculated? We measure this kind of risk by formula called standard deviation. ऐसे रिस्क को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि uncertainty risk can be calculated using dash dash standard deviation, या फिर dash dash is calculated dash dash risk can be calculated using standard deviation। ठीक है, which tell us how much return or profit of an asset fluctuate over a time। कितना जो है प्रॉफिट या फिर रिटर्न जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, तो कितना रिटर्न्स, अगर पिछली बार रिटर्न्स कम था, इस बार अचानक से बहुत बढ़ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन अचानक से हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इफ द रिटर्न्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी हाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हाई हो जाएगा अगर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द एसेट रिप्रेजेंटेड एज एक्स एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी आगे आएगा, वो डोंट वरी। रिस्क, सेकेंड पॉइंट, रिस्क एज अ मेजर ऑफ सेंसिटिविटी। Another way to look at the risk is by seeing how sensitive or the responsive एंड एसेट्स प्राइस। तो जो भी एसेट है आपका उसकी प्राइस, अगर कोई स्टॉक आप लेके बैठे हो तो उसकी प्राइस कितनी सेंसिटिव है उससे मालूम चलता है। इज टू डिफरेंट फैक्टर्स लाइक मार्केट चेंजेस और इंक्रीज द रेट। अगर मार्केट की प्राइस अचानक से बढ़ जाती है, गिर जाती है, तो उस टाइम पे
तो बीटा उस टाइम पे यूज किया जाता है, बीटा से मालूम चलता है. सो एग्जाम्पल ऑफ द सेंसिटिविटी मेजर्स बीटा, दिस मेजर्स हाउ सेंसिटिव अ स्टॉक परफॉर्मेंस इज टू ओवरऑल मार्केट. तो ओवरऑल मार्केट के कंपेयर में हमारा स्टॉक कितना कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी सेंसिटिविटी यहाँ से मालूम चल जाती है. इट इज द मोस्ट यूज फॉर द स्टॉक. स्टॉक में मोस्टली यूज किया जाता है बेटा. ड्यूरेशन नाम का एक है, डेल्टा नाम का एक है. ड्यूरेशन क्या है? दिस टेल्स अस हाउ सेंसिटिव द बॉन्ड्स प्राइस इज टू स्मॉल चेंज. हमने ये पहले डिस्कस किया है. बेटा का जो है स्टॉक्स में ड्यूरेशन का आता है इसमें बॉन्ड प्राइस में. तो अभी याद रखना है आपको ये चीज को कि जब आप बॉन्ड प्राइस, आपको एग्जाम में आ सकता है कि ड्यूरेशन का एक ऑप्शन रहेगा, बॉन्ड का उसमें क्वेश्चन रहेगा. तो बॉन्ड्स में हमेशा ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है, स्टॉक्स में हमेशा बेटा सिलेक्ट करना है. याद रहेगा, लिख लो कहीं पे. डेल्टा ये आएगा और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए. डेल्टा मेजर्स हाउ सेंसिटिव ऑप्शंस प्राइस इज टू बी चेंज इन द प्राइस ऑफ द एसेट बेस्ड ऑन. तो ये आपने देखा ऑप्शन गीक्स होते हैं जो, वो भी है बट ये थोड़ा सा अलग है. याद रखना है स्टॉक्स में बेटा, ड्यूरेशन में बॉन्ड्स और डेल्टा में ऑप्शंस. ऐसे याद रखोगे तो ही एग्जाम में दे पाओगे. ये इजीएस्ट वे रहेगा मेरे हिसाब से. रिस्क एज अ मेजर ऑफ लॉस, मेजर ऑफ लॉस, रिस्क एज अ मेजर ऑफ लॉस. तो लॉस कितना हुआ इससे आपको रिस्क मालूम चल जाएगा. रिस्क कैन बी ऑल्सो थॉट ऑफ एज अ चांस ऑफ लूजिंग मनी. कितना पैसा लूज हो सकता है या लूज हो रहा है. दिस टाइप ऑफ रिस्क कंसिडर हाउ लाइकली इट इज टू लूज अ सर्टेन अमाउंट. तो अगर कंपनी को नुकसान होने वाला है एक बड़ा, तो उसके हिसाब से भी एक रिस्क देखा जाता है. और व्हाट वर्स पॉसिबल लॉस कुड बी गिवन इन गिवन सिचुएशन. क्या ऐसे सिचुएशन में, पहले जब ऐसी सिचुएशन हुई थी तो वहां पे कितना नुकसान हुआ था, तो वो हम लोग देख सकते हैं. सो एग्जाम्पल वैल्यू एट रिस्क. वार जो आपने देखा, वॉर जो होता है, वॉर इज अ पॉपुलर वे टू मेजर द वैल्यू एट रिस्क. और वैल्यू एट रिस्क इज द पॉपुलर वे टू मेजर द पोटेंशियल लॉस. इट टेल्स अस मैक्सिमम अमाउंट वी कुड लूज इन सर्टेन कॉन्फिडेंस. तो कितना मैक्सिमम अमाउंट हम लूज कर सकते हैं वो ये बताता है. एग्जाम्पल इफ वी से द वैल्यू एट वैल्यू, देखो ये थोड़ा सा ये ठीक है. वैल्यू एट रिस्क अगर ऐसा दिया जाए आपको, वैल्यू एट रिस्क एट 1% एट 12%, तो फॉर पोर्शन, तो इसका मतलब ये होता है कि मीन्स दैट देर इज अ 99% ऑफ चांस, ये है 1% चांस नहीं है, बट जो बाकी का 99% चांस ये है, चांसेस दैट लॉसेस वॉन्ट गो मोर देन 12%. समझ रहे हो. अगर 2% एट 12% होता तो क्या होता, तो 98% चांस है कि लॉस जो है 12% से ऊपर नहीं जाएगा. समझ में आ रही चीज, ये क्लियर है आपको. ये इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है, इसको क्लियर कर लो आप पहले तो. और 12% लॉसेस कुड बी मोर देन हायर 12%. इस चीज को समझ लो आप. सो आई होप इतना क्लियर है अभी. कंसेप्ट ऑफ मार्केट रिस्क बेटा. बेटा ध्यान से देखो, हम लोग बेटा सीख रहे हैं. सो बेटा इज अ टूल इन्वेस्टर, बेटा इज अ टूल इन्वेस्टर यूज टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क के जो लेवल है वो समझने के लिए बेटा को यूज किया जाता है. हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. रिस्क दैट अफेक्ट्स द एंटायर मार्केट एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. आप देख रहे हैं जो हाईलाइट किया हुआ एरिया ना, ब्लू वाला जो एरिया, ये मोस्टली आपको पढ़ना होता है. देखिए ध्यान से, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, मैंने उसके लिए हाईलाइट किए हैं वो. तो ये चीज को समझना है. लगे तो आप जब एग्जाम जाओगे ना, उससे पहले नोट को एक बार फास्ट मोड में पढ़ना, और ये खाली जो ब्लू लाइन से वो पढ़ के जाना बस. तो भी आपके एग्जाम का रिवीजन एकदम क्विक रिवीजन हो जाएगा वहां पे, ठीक है. दिस मेजर्स compares how much the price of the stock changes in relation to the overall market. ठीक है, तो ये बताता है कि हमारा जो स्टॉक है या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है वो बाकी मार्केट से कितना स्पीड से ग्रो हो रही है. टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय द मार्केट इंडेक्स S&P 500. देखो सिंपल सी बात है, समझो एक चीज को. अगर आईटी की इंडेक्स एक वो ग्रो करी है 40%, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, एक साल में 40% एग्जाम्पल, लेकिन विप्रो का स्टॉक है वो ग्रो करा है सिर्फ 30%, तो समझ में आता है कि 10% अभी भी यार ये मूव नहीं किया, इसने मूवमेंट नहीं दिखाई है अभी तक. लेकिन आईटी इंडेक्स, तो आईटी इंडेक्स 30% तक आ जाएगी वापस. खाली एक विप्रो को नहीं ले सकते, लेकिन ओवरऑल स्टॉक्स को भी देखना होता है हमको. लेकिन समझ में आता है कि बाकी आईटी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो विप्रो क्यों नहीं जा रहा है ऊपर, 10% और ऊपर विप्रो जाएगा क्या. तो ऐसे केस में विप्रो के ऊपर बाइंग होता है. ऐसे भी देखा जाता है, ओवर वैल्यूड ज्यादा मूव तो नहीं कर रही. तो ये कंपैरिजन के लिए आपको बेटा देखना सेंसिटिविटी के लिए सही होता है. व्हाट बेटा रिप्रेजेंट्स सिस्टमैटिक रिस्क.
बेटा मेजर्स द रिस्क दैट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाई अवे बाय होल्डिंग अ वेराइटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हो और उनसे डाइवर्सिफाई ना होने वाला जो रिस्क है वो कैलकुलेट करता है बेटा, ठीक है। इसके लिए सिस्टमैटिक रिस्क है। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब जो कि सबके ऊपर सेम आएगा, जो कि डाइवर्सिफाइबल नहीं है, वो रिस्क को बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, और उसको मेजर करते हैं बेटा से। क्लियर है? सिस्टमैटिक रिस्क इंक्लूड्स फैक्टर लाइक इकोनॉमिक शिफ्ट्स और चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। तो अब ये मैंने बता रखा है आपको सिस्टमैटिक रिस्क में क्या आता है। इकोनॉमिक चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट आता है, या फिर और भी वॉर वगैरह हो जाए, कुछ बड़ी चीज हो जाए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द बेटा वैल्यूज, अब देखो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आया तो, ठीक है। अब आप बोलेंगे जज भाई ऐसे कितने क्वेश्चन है? अब देखो सबको एक 5 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, पूरे चैप्टर में से 50 क्वेश्चन निकालेंगे तो उसमें से एक के 5 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं रैंडमली कोई भी, और सबको अलग अलग आएंगे। तो ये एक जरूरी पॉइंट है, इसके लिए बता रहा हूं। अगर बेटा लेस देन 1 है, बेटा लेस देन सॉरी बेटा अगर इक्वल्स टू 1 है, बेटा अगर 1 है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 1 है, तो कैसे इसको देखा जाए? अगर बेटा 1 है मतलब कि नॉर्मलाइज है, अगर निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर जाएगा तो रिलायंस का स्टॉक भी 40 पॉइंट ऊपर जाएगा। क्लियर है? अगर स्टॉक का बेटा लेस देन 1 है मतलब 0.5 है, दैट मीन्स के अगर निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर जाए, 40 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 40 पॉइंट बोल रहा हूँ, 40% ऊपर जाएगा परसेंट, ठीक है। इसके पहले वाले में भी मैं फिर से समझाता हूँ, एक बार सही से, मैं खुद ही गड़बड़ कर रहा हूँ। क्या होता है, लॉन्ग सेशन में कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है विदाउट ब्रेक। आप देखेंगे मैं विदाउट कट वीडियो लगाता हूँ, मतलब कोई भी मैं इसका रीटेक नहीं ले रहा हूँ। कहीं ना कहीं भी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। अगर मैं रीटेक ले रहा होता तो वहाँ पे मैं कट बोलकर बाद में उसको हटा देता, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो गलतियां अगर हो रही है तो उस चीज़ को इग्नोर करना है, बिकॉज बहुत लंबा सेशन है यार। 45 आवर्स मैंने सिखाया है आपको, 45 आवर्स, इट्स मोर, बहुत ज़्यादा है। समझो आप चीज़ों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा अगर इज ग्रेटर देन 1 है, सॉरी इज इक्वल्स टू 1 है, इज इक्वल्स टू 1 है, अगर इज इक्वल्स टू 1 है, तो जो द स्टॉक प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू मूव इन लाइन विद द मार्केट, तो जो मार्केट की जो है लाइन विद द मार्केट वो मूव करेगा, लाइन विद द मार्केट वो मूव करेगा, ठीक है। ये हो गया पहला केस। बेटा अगर लेस देन है, या लेस देन है 1 से, तो उस टाइम पे क्या होगा, द स्टॉक इज लेस वोलेटाइल देन द मार्केट, ठीक है। अगर 0.5 है तो अगर मार्केट 10% मूव करता है तो 5% सिर्फ क्या करेगा, स्टॉक मूव करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ मार्केट मूव चेंजेस 10% स्टॉक माइट चेंज ओनली 5%, क्योंकि उसका बेटा कम है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर बेटा ग्रेटर देन है, बेटा अगर ग्रेटर देन है 1 और सपोज वो 1.2 है, तो अगर मार्केट 10% मूव करता है तो जो स्टॉक है वो 12% करेगा। तो स्टॉक का अगर बेटा 1.2 है, मार्केट अगर if it means the stock will move 20% more than the market, so if the market rises 10% the stock will rise 12%, if it falls 10% then market will fall 12%। समझ रहे आप? समझ में आ रही चीज क्या है? बहुत इजी चीज है, आप इसको समझ लो। ये कंपैरिजन, जैसे मैंने आपको बोला कंपैरिजन के नोट में लिख लो उसको, एक कंपैरिजन का एक कागज बनाया, जैसे डायरी बोली थी मैंने आपको कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बॉन्ड प्राइस गिर रही है, बॉन्ड प्राइस इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो ऊपर जा रहा है तो बॉन्ड प्राइस, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बॉन्ड प्राइस गिर रही है, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ रही है। तो ऐसे जो कंपैरिजन मैंने पहले बताए थे आपको, एक था इंट्रिंसिक वैल्यू का, एक था आपका, और भी बहुत सारे कंपैरिजन मैंने बताए थे। ऐसे कंपैरिजन आप याद करके जाना, उसमें ये एक कंपैरिजन को भी डाल दो आप याद से, ठीक है। इसके ऊपर होगा ये अगर ऐसा कंपैरिजन बना के गए ना तो आपके 10 मार्क फिक्स है, 10 तो इसमें से आता है कुछ ना कुछ, ठीक है। बेटा इन द कैपिटल, अब देखो ये क्या है ना, ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं इसमें, ये वाला और ये वाला। अब ये पढ़ लो, हालांकि मैं बताऊं आपको इसका कोई यूज नहीं, इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपको क्वेश्चन आएगा बेटा पर तो आएगा तो सिर्फ इसके ऊपर ही आएगा, इसके ऊपर ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, आएगा ही नहीं इसके अलावा कुछ। तो बेटा इज अ कोर पार्ट ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का एक कोर पार्ट है। देन इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया, वहां पे 2-3 लाइन में वहां पे आपके वर्कबुक में है। देन क्रिटिसिज्म ऑफ बेटा भी, जो अपने जो सेट क्लारमैन जो है अपने, इनका कहना है कि भाई बेटा जो है बेटा लुक्स पास्ट प्राइस पे वो करता है, और बेटा का ये बेटा का वो, मतलब बेटा जो है सही नहीं है, आप मत करो, इतना कोई खास नहीं है वो सब चीज़ें। क्या क्या रीज़न की वजह से वो बोलता है कि बेटा सही नहीं है, वो दे रखे हैं। तो क्रिटिसिज्म है यहाँ पे दे रखे हैं, ये भी कोई यूज़ नहीं है, ट्रस्ट में इसका कोई यूज़ नहीं है।
नहीं आएगा आप पढ़ लो एक बार, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दे रखा है यहाँ पे, क्यों क्यों क्या क्या चीज़ है, अभी पढ़ के मुझे बताओ आपको क्या लगता है इसमें। ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस टू अजम्पशन, सिक्योरिटी, देखो अब यहाँ पे जाते सीधा हम लोग आगे बढ़ते। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट में ये नहीं बोलेगा कोई कि यार जयेश भाई क्या आप टॉपिक स्किप करते हो, लेकिन ये टॉपिक आप एक बार पढ़ के देखो क्या है उसमें, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है, बेटा क्या करता है, फंडामेंटल्स को इग्नोर कर देता है, लिमिट इन्वेस्टर जो जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको, सॉरी जो इन्वेस्टर्स है उनको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अजम्पशंस ऑफ इक्वल अपसाइड एंड डाउन साइड, तो वो ऐसे अजम्पशन देता है जिसका इक्वली ऊपर जाएगा इक्वल डाउन साइड जाएगा, तो उसका कोई असम्पशन नहीं है। ऐसे अनरिलायबल फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर के परफॉर्मेंस के लिए अनरिलायबल है, ऐसा ही इनका कहना है, जो सेट क्लारमैन है उनका कहना है ये सब चीज़ों का। बस वो चीज़ बता रखी है, उसका कुछ आएगा भी नहीं ना, आपको एग्जाम में कुछ दिक्कत रहेगी। सेंसिटिविटी एनालिसिस टू अजम्पशन, तो अभी मुझे लगता है अगर ये यूजलेस ही था तो इतना पढ़ाने की क्या जरूरत थी, बताओ मुझे आप। लेकिन बेटा मुझे लगता है बेटा का यूज है, मैं इसको इंडिकेटर में बनाने की कोशिश करूंगा कोड करके, क्योंकि बेटा से अगर स्टॉक की सेंसिटिविटी या आप बोल सकते हैं वोलेटिलिटी पता चलती है तो काफी हेल्पफुल रहेगा। हाई वोलेटाइल स्टॉक में कम क्वांटिटी डाल सकते हैं। हालांकि जो मेरा एक्सपीरियंस है 8-10 साल का, 8-9 साल का जो एक्सपीरियंस है मार्केट में, उससे मैं स्टॉक के प्राइस को देख के, कैंडल्स के साइज वगैरह को देख के मैं पहचान लेता हूँ कि वोलेटाइल है या नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्मल जब कैंडल बनती है तो 0.3%, 0.2% की बनती है, लेकिन अचानक से कोई कैंडल दिख रही है, छोटी सी कैंडल है बट 1% की कैंडल, तो वो वोलाटाइल स्टॉक है, तो ये समझ में आता है, ये आपका एक्सपीरियंस बोलता है। बट यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ पे अगर आप न्यू पर्सन हो, अगर आप न्यू रिसर्च एनालिस्ट हो, तो उस केस में कहीं ना कहीं पे आपके लिए चार्ट्स अगर आपके पास में नहीं है तो उस टाइम पे बेटा इज काइंड ऑफ वोलाटिलिटी मेजर फॉर यू। ओके, वोलाटिलिटी है या नहीं, सेंसिटिविटी कितना है, ऐसा। Sensitivity analysis to assumption, security analysis are financial models to find the security analysis are financial models to find the value of different type of investment called securities। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस मतलब क्या है, सिक्योरिटीज का एनालिसिस, डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटीज का एनालिसिस, बस ये है, खाली थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया है। दिस वैल्यूज कम फ्रॉम द सर्टेन इनपुट, एक सर्टेन इनपुट के साथ में जो है, देखो सेंसिटिविटी है तो इसका मतलब क्या, सेंसिटिव कुछ है क्या इसका, नहीं। सेंसिटिविटी मतलब कि जो आपका इनपुट डेटा है उसको सेंसिटिविटी के साथ में आप थोड़ा ध्यान देके सही से इनपुट डेटा डालो, नहीं तो जो आउटपुट है वो गलत आएगा, बस ये बताया गया। देखो तो दिस वैल्यूज कम्स फ्रॉम द सर्टेन इनपुट्स और अजम्पशन अबाउट द बिजनेस फ्यूचर। अगर कोई बिजनेस का आप एनालिसिस करो तो उसके अंदर जब आप एनालिसिस करोगे तो कुछ वैल्यूज लगते हैं, वो वैल्यूज आप इनपुट में डालते हो, वो वैल्यूज बिजनेस के ही तरफ से आती हैं। एंड ये अजम्पशन जो है इंपॉर्टेंस होते हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वैल्यूज कम फ्रॉम द सर्टेन इनपुट्स, ये जो वैल्यू हमको मिलती है जिनसे हम लोग अजम्पशन करते हैं वो एक सर्टेन इनपुट से या और अजम्पशन से आती है। तो जरूरी है कि सम ऑफ दिस अजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द क्वालिटी ऑफ मॉडल्स रिजल्ट, जो ये मॉडल का जो मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं जिससे हम लोगों को रिजल्ट आने वाले हैं, जिन मॉडल्स को यूज करके हम लोग रिजल्ट निकालने वाले हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इनपुट। तो क्या इनपुट आप दे रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा रिजल्ट आएगा। बस ये बताया, मेनी इनपुट्स आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन, कुछ जो इनपुट्स होते हैं वो अजम्पशन के ऊपर होते हैं, कुछ होते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। आफ्टर लुकिंग एट द डिफरेंट फैक्टर जब आप देखोगे तो उसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, वो डेटा आप देते हो तब उससे आपको मालूम चलता है कि हाँ ये डेटा लेकर हमने पता करा कि ये चीज है। जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो उसके अंदर आप प्राइस देखोगे, अर्निंग देखोगे, लेकिन अगर आप प्राइस पुराने 2 महीने पहले की पुरानी प्राइस डाल रहे हो तो इनपुट अगर आप गलत डाल रहे हो तो उसका आउटपुट भी गलत आएगा और उसके अजम्पशंस भी गलत आएंगे। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली दिस कंसेप्ट नीड टू अंडरस्टैंड, कि आपको समझना पड़ेगा कि जो कंसेप्ट हैं एकदम क्लियर है बट उसको हार्ड लैंग्वेज में आपके सामने रखा गया है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ इनफ एफर्ट्स इज नॉट पुट इनटू गैदरिंग द इंफॉर्मेशन और चेकिंग द गैदरिंग इंफॉर्मेशन, अगर आप जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो वो, और अगर उसको चेक करने में अगर एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो तो ऑब्वियसली द इनपुट्स माइट बी इनएक्यूरेट। तो जो इनपुट आएंगे वो इनएक्यूरेट आएंगे और उसका रिजल्ट आएगा कि उसके जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल आउटपुट आएगा, वो भी आउटपुट भी जो है अनरिलायबल आएगा। वही इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द मेन वेरिएबल इन द वैल्यूएशन मॉडल। तो कोई भी वैल्यूएशन मॉडल आप यूज करते हो उसका मेन वेरिएबल क्या है वो देखना पड़ता है, एंड एनालाइज हाउ चेंजेस दिस वेरिएबल्स विल अफेक्ट द रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी एनालिसिस। फॉर एग्जांपल डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल है ये, यहाँ पे डीसीएफ मॉडल है। ठीक है, तो डीसीएफ मॉडल में क्या जरूरी है, डिस्काउंटेड रेट जरूरी है, तो वो डिस्काउंट रेट आप सही से डालो, ये इनका कहना है, विच इज यूज टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। दिस रेट शुड बी रिफ्लेक्ट
एक सेकेंड, रिफ्लेक्ट द बिजनेस रिस्क, ओके। तो आई होप समझ में आ गया आपको क्या है, बहुत सी इजी है कंसेप्ट, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। खाली आपको ध्यान देना है कि आप जो डेटा इकट्ठा करें वो सही है या नहीं। अभी क्या बचा एंड में, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मार्जिन सेफ्टी, ठीक है, ये देखते हैं अभी, एक मिनट मुझे देखने दो कितना बचा है नीचे, ठीक है, ये फॉर्मूलाज, ओके, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट ऑफ मार्जिन सेफ्टी क्या है? कंसेप्ट ऑफ मार्जिन सेफ्टी, कंसेप्ट ऑफ मार्जिन सेफ्टी, द मार्जिन ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टर्म मेड पॉपुलर बाय बेंजामिन ग्राहम, ओके, जिनकी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक है, यही है वो, ठीक है, known as the father of value investing and later by his follower वॉरेन बफेट, ठीक है। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये टर्म जो है ये किसने निकाली है? बेंजामिन ग्राहम ने निकाली है और वॉरेन बफेट ने निकाली है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसने ढूंढा है। सिंपली बट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? वैल्यू एंड द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी व्हेन it's bought at the price much lower than its actual worth or intrinsic value. The larger gap between the value and price, the greater the जितना भी ज़्यादा, देखो इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा मार्जिन जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है, एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, देखो क्या है, सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए जो मार्जिन लिया जाता है इज डिफरेंट बिटवीन द वैल्यू एंड द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। प्राइस जो करंट प्राइस चल रही है वो, और जो उसकी वैल्यू है एक्चुअल में, उसके बीच का डिफरेंस होता है व्हेन इट्स बॉट एट द व्हेन इट्स बॉट, ओके, एट द प्राइस मच लोअर देन इट्स एक्चुअल वर्थ। तो जो उसकी एक्चुअल वर्थ है उससे बहुत नीचे अगर खरीदा गया है तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस है, उसकी वैल्यू है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और द इंट्रिंसिक वैल्यू। द लार्जर गैप बिटवीन द वैल्यू एंड द प्राइस, जो जितना बड़ा लार्जर गैप रहेगा वैल्यू और प्राइस के बीच में, उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा रहेगी, ठीक है। Margin of safety helps to reduce the risk of losing money on an investment, but it does not guarantee success. Okay, margin of safety का जो concept है ये risk जो है reduce the risk of money, जो लॉस करने का जो रिस्क होने का, जो लॉस होने का जो रिस्क है वो कम कर देती है, बट गारंटी नहीं देती है सक्सेस का। इट एक्ट्स एज एन कॉशन फॉर द पॉसिबल एरर्स जजिंग द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिसाइड, ठीक है। जो देखो वैल्यू क्या है, अलग अलग है सब हर एक सिक्योरिटी का, तो उसके हिसाब से इट एक्ट्स कॉशन फॉर एनी पॉसिबल एरर्स आ सकते हैं। डिसाइडिंग द कंपनीज ट्रूथ वर्थ, ये जो ट्रूथ वर्थ है या इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सबके हिसाब से अलग अलग होती है, सब्जेक्ट टू द प्रोसेस एंड वेरीज ईच इन्वेस्टर, तो हर एक इन्वेस्टर के हिसाब से अलग अलग होती है। देयर इज नो सेट ऑफ रूल्स हाउ वाइड द मार्जिन शुड बी इन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर मार्जिन कितना बड़ा होना चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है। एवरी इन्वेस्टर हैज टू डिसाइड इट बाय देयर ओन, खुद से आपको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, कंपैरिजन ऑफ इक्विटी रिटर्न्स एंड द बॉन्ड रिटर्न। अब यहाँ पे जब आप अपनी बुक ओपन करोगे, वर्क बुक ओपन करोगे, तो वहाँ पे एक थ्योरी, एक सब लंबा एक पैराग्राफ दे रखा है, जो कि कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि आप जो है कंफ्यूजन करेंगे, आप पढ़ने में आलस करेंगे। उसको एक बार पढ़ लिया तो सेकंड टाइम तो आप पढ़ेंगे नहीं। बट ये टेबल देखो आप कितना सही लग रहा है, मैंने खुद से बनाया है, हालांकि चैट जीपीटी का हेल्प लिया है इसमें, लेकिन बनाया है आपके लिए, एफर्ट्स लिए हैं मैंने, तो इसके लिए एक लाइक बनता है, एक कमेंट पक्का बनता है, ठीक है। नेचर ऑफ रिटर्न क्या है? बॉन्ड रिटर्न, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या है, बॉन्ड के यहाँ पे आएंगे, इक्विटी के यहाँ पे आएंगे। बॉन्ड्स में क्या है, देखो प्राइमरी फ्रॉम, देखो रिटर्न कहाँ से आएगा, रिटर्न, नेचर ऑफ रिटर्न क्या है, मतलब पैसा कहाँ से आएगा, इसमें आता है कूपन कोड से। और इक्विटी में कहाँ से आता है बताओ मुझे, डिविडेंड से, ठीक है, डिविडेंड से आता है, ठीक है। और रिटर्न लेवल क्या है, लोअर है, क्योंकि यहाँ पे एज बॉन्ड्स कंसिडर लोअर रिस्क, तो बॉन्ड्स में कम रिस्क होता है इक्विटी से, तो यहाँ पे रिटर्न भी कम आता है। यहाँ पे आपको 7-8%, 9% मिलेगा, यहाँ पे कभी कभी चांस 20 मिलेगा, 25 मिलेगा, 30 मिलेगा, लक होगा तो 100% भी मिल जाएगा इक्विटी के अंदर, ठीक है। सो पोटेंशियली हाई रिस्क भी है, यहाँ पे हाई रिस्क है, इसके लिए हाई रिटर्न है। पैसा है तो रिस्क है तो इश्क है, यहाँ पे रिस्क नहीं है तो इश्क नहीं है, तो वो चीज़ है। लोअर रिस्क लेवल देखो, यहाँ पे लोअर है, मैंने बताया आपको, यहाँ पे हाइयर है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रिस्क होता है, डिफॉल्ट रिस्क है, कि भाई जो बॉन्ड का रीपेमेंट नहीं कर पाई कंपनी, तो डिफॉल्ट कर दिया उसने, तो डिफॉल्ट रिस्क आ गया। यहाँ पे कौन सा रिस्क है, यहाँ पे मार्केट रिस्क है, और यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है।
कंट्री रिस्क भी आता है यहाँ पे, कंट्री रिस्क और मार्केट रिस्क, यहाँ पे दो रिस्क आते हैं, यहाँ पे और भी रिस्क आते हैं, अभी देखने पड़ेंगे, बट अभी के लिए दो रिस्क को आप याद रखो। सिक्योरिटीज में इंक्लूड सिक्योरिटी और कोलैटरल इन फेवर ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है। तो वो आपको क्या देते हैं, कोलैटरल देते हैं, यहाँ पे कोलैटरल नहीं मिलता है, फुल्ली मार्केट डिपेंडेंट रहते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर कन्वर्टिबल मिलते हैं ना आपको, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बॉन्ड मिलते हैं, इनकम सर्टेनिटी, प्री डिफाइंड कूपन रेट यहाँ पे मिल जाता है, प्रोवाइड्स मोर प्रेडिक्टेबल मूव्स। यहाँ पे क्या होता है, इनकम सर्टेनिटी कम है यहाँ पे, क्योंकि सॉरी सर्टेनिटी है मतलब कि ज्यादा, अनसर्टेनिटी यहाँ पे है, क्योंकि डिविडेंड्स में क्या है, कभी डिविडेंड बढ़ा देंगे, कभी कम कर देंगे, ठीक है। तो वो दिक्कत है, या कभी कभी प्राइस बहुत अच्छी चली जाएगी, कभी नीचे गिर जाएगी। भले बॉन्ड में क्या है, आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, फिक्स कमाई तो होने ही वाली है आपकी। मार्केट इन्फ्लुएंस रिटर्न आर जनरली इन्फ्लुएंस बाय द इंटरेस्ट रेट। तो जो मार्केट का जो इनका बॉन्ड मार्केट है, जो वो इन्फ्लुएंस होता है इंटरेस्ट रेट की वजह से, लेकिन जो रिटर्न इन्फ्लुएंस बाय द कंपनी परफॉर्मेंस या फिर इकोनॉमिक फैक्टर। तो अगर स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट में क्या होता है, वहां पे इकोनॉमिक फैक्टर जो है, देखे इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से गिरता है मार्केट, ऊपर जाता है। अगर देश में कोविड पैंडेमिक आ गया तो लॉकडाउन हो गया, तो वहां पे इकोनॉमिक फैक्टर आ गया था। परफॉर्मेंस मतलब कि मार्केट के सब कंपनीज के रिजल्ट अच्छा है तो कम प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये चीज है। क्या आपको ये याद करके जाने की जरूरत है? नहीं। क्या आपको ये लर्न करना है इसको? नहीं, समझना है बस। एग्जाम में खाली सोचो कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा। बॉन्ड है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट की वजह से अफेक्ट करेगा, इक्विटी मार्केट है तो वहां पे मार्केट इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से या फिर परफॉर्मेंस के, स्टॉक की परफॉर्मेंस की वजह से करेगा। ऑप्शंस दिए हुए, उन दोनों से मैच करना है, बस सिंपल है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस लोअर इंटरेस्ट रेट्स कैन बी बूस्ट बॉन्ड वैल्यू। तो लोअर अगर इंटरेस्ट रेट हो तो प्राइस बढ़ेगी, बताया मैंने आपको। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कैन मेक इक्विटी चीपर, तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस तो यहाँ पे प्राइस इक्विटी की गिरेगी, समझ रहे हो। वॉरेन बफेट एडवाइस, इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स इफ बॉन्ड्स रिटर्न्स एक्सीड स्टॉक रिटर्न। तो वॉरेन बफेट की एडवाइस है कि अगर इन्वेस्ट इन बॉन्ड में तब पैसा डालो जब वो इक्विटी के रिटर्न से ज्यादा है। इन्वेस्ट इन स्टॉक इफ रिटर्न्स एक्सीड बॉन्ड्स भी, क्या वही बात है दोनों की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, कैलकुलेटिंग द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, क्लियर है इतना? इससे पहले का सब चीजें क्लियर है? कितने मिनट्स की होगी वीडियो? 27 मिनट्स होगी सो फार, ठीक है, अब तक का क्लियर है, बहुत अच्छे से समझाया। अभी कैलकुलेटिंग द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, इन जनरल हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वुड प्रोड्यूस हाई रिटर्न। ऑब्वियसली जितना हाई रिस्क रहेगा उतना रिटर्न रहेगा, जितना रिस्क रहेगा उतना ही आपको इश्क मिलेगा। देयरफॉर व्हेन कंपेयरिंग टू इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और स्ट्रैटेजीज, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे या फिर पोर्टफोलियोज को या फिर स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करेंगे, सो दैट टाइम इट मे नॉट अप्रोप्रिएट टू कंपेयर देयर एब्सोल्यूट रिटर्न्स। तो उनके एब्सोल्यूट रिटर्न्स को कंपेयर करना सही नहीं है, ठीक है। हाई क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, दो इन्वेस्टमेंट है, एक में रिस्क कम है, एक में ज्यादा है। जिसमें ज्यादा रिस्क है उसमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो क्या आप ज्यादा रिटर्न इसके लिए पैसा डाल देंगे? नहीं, क्योंकि रिस्क भी देखना जरूरी है। तो उस टाइम पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकालना जरूरी है, तो रिटर्न के साथ में रिस्क को एडजस्ट किया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बोली, देयरफॉर इट इज एप्रोप्रिएट टू यूज सर्टेन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेजर्स टू यूज। उसमें ये है जेंसन अल्फा है एक, और जेंसन शार्पन रेशो है, और टेनस रेशो है, जिसमें से जेंसन अल्फा के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। जेंसन अल्फा के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा? शार्प रेशो और टेनोर्स रेशो, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जेंसन का क्या है? अल्फा इन जनरल रेफर्स टू द एक्सीड रिटर्न्स अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसी कंपेयर टू द बेंचमार्क। अगर बेंचमार्क, जैसे बेंचमार्क हम लोग लेते हैं इंडेक्स को, उसने 30% रिटर्न दिया है निफ्टी ने, और रिलायंस ने दिया है 45%, तो ऊपर के जो 15% है वो है अल्फा। अल्फा इन जनरल रेफर्स टू द एक्सेस रिटर्न अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, ओके, कंपेयर टू बेंचमार्क। बेंचमार्क से कंपेयर करने के बाद में पता चलता है कि ये ज्यादा का प्रॉफिट है, तो उसको बोला जाएगा अल्फा, ओके। जेंसन्स अल्फा इज एन अल्टरनेटिव मेजर फॉर ऑफ अल्फा दैट फैक्टर्स द रिस्क. It is measured as the excess return earned by the portfolio over and above the cost of the equity that is calculated using the CAPM. क्या है ये? मुझे भूल गया मैं, ये ऊपर था कॉस्ट, यहाँ पे लिखा था ना शायद कुछ, तो मैं भूल गया हूँ इसको। ये रहा, ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं शायद से, ये कोर कंसेप्ट में आता है,
बट ठीक है। हाँ, इट इज़ कैलकुलेटेड एज जेनसेंस अल्फा का एक फॉर्मूला है, इसको मुझे लगता नहीं याद करने की ज़रूरत है, बट स्टिल कर लो। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, इतना पोर्टफोलियो का टोटल रिटर्न आया, टोटल रिटर्न ये आया, उसमें से हमने रिस्क फ्री रेट, मतलब कि हमें लगा था कि इतना आने वाला है तो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया बीटा। बस ये, अब मुझे लगता नहीं ये ज़रूरत भी है, ना मैंने पढ़ के गया था, मैं तो पढ़ के नहीं गया था, मेरी एग्जाम निकल गई, बट स्टिल तो देखिए फिर आपके हिसाब से, मुझे नहीं लगता है कि, और मुझे ना खुद वो समझ में आती है कंसेप्ट क्या चीज़ है। ठीक है, अगर आप कहीं और से सीख सकते हैं उसको सीखना समझना, और कमेंट में मुझे पक्का बताना क्या है वो। शार्प रेशो, शार्प रेशो क्या है? द शार्प रेशो मेजर्स द रिस्क प्रीमियम। देखो इसके ऊपर सम आता है, ठीक है, आपको रिस्क फ्री रेट दे रखा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होगा, शार्प रेशो भी दे रखा होगा, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकालना होगा, या फिर रिटर्न ऑन, ये तीनों दे रखे होंगे ये निकालना होगा, या फिर ये तीनों दे रखे होंगे ये निकालना होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और दोनों में भी ऐसा ही सेम चीज है, शार्पन रेशो आता है तो देखो क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट। शार्प रेशो है इसके लिए स्टैंडर्ड आ जाएगा, टेनर्स है इसके लिए बेटा आ जाएगा। सिंपल, सिंपल है, बहुत सिंपल है, दोनों फार्मूलाज याद रहेंगे आपको, बहुत ही सिंपल फार्मूलाज हैं। शार्पन रेशो अगर होगा, वैल्यूज दे रखी होंगी, शार्पन रेशो है याद से, एस फॉर क्या है, एस फॉर शार्पन रेशो, एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, टी टी है तो इसके लिए यहाँ पे बी है, तो ऐसा कुछ समझ लो, बेटा टा आता है, जो डेविएशन में भी टी आता है वैसे, बट एस एस टी बी ऐसा कर लो। टेनर में नीचे बेटा आएगा, शार्पन में नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। क्लियर है? या फिर आप ऐसे कर सकते हो, शार्पन में नीचे डेविएशन नीचे डेविएशन आएगा और टेनर में नीचे बेटा आएगा, ऐसा भी करके जा सकते हो, ताकि आपको एक याद रहे। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म इसके लिए बना के देता हूँ क्योंकि ये मैंने किया है खुद के लिए मैंने किए थे एग्जाम के लिए, ताकि मैं याद करके जा सकूँ एग्जाम में। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर है। पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छे से। अब हम लोग जाएंगे पार्ट 4 की तरफ, फाइनल पार्ट है, और आई होप कि आपको मैंने सही से सिखाया चीज़ें। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछो, डाउट्स हैं पूछो, और यूडेमी पे जाके एमसीक्यूज को सॉल्व करो।